140 में से 6.2 करोड़ लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस है। दिस इज द डायग्नोस जो रिपोर्टेड है, बट इतना ही नंबर है जो अनरिपोर्टेड है। नी का शरीर में वही रोल है जो टायर का गाड़ी में रोल है। बिकॉज ऑफ अस नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर नीज, तो वो टायर्स डीजनरेट कर जाते हैं। लोग बोलते हैं ना कि हील पहनने से आपका पोस्चर बेटर हो रहा है। मेरे पास पेशेंट्स हैं जो एविएशन इंडस्ट्री में हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 से 4 ऐसी कैबिन क्रूज हैं जिनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ गई हाई हील्स की वजह से। एमआरआई पे पता चला कि डिस्क बल्ज हो गया। So how can someone select the right footwear? तो अगर आपको शू खरीदना है तो आपको ये देखना है, तो जितने भी ऑफिस गोवर्स हैं जो कंप्लेन करते हैं कि उनके पास टाइम नहीं एक्सरसाइज करने का, तो ऑफिस में बैठे बैठे ये छोटी सी अगर एक्सरसाइज करेंगे, अपना एक पैर को हवा में रखना है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का कॉस्ट क्या आता है? कॉस्ट वैरीज ऑन द हॉस्पिटल यू गेट इट डन फ्रॉम, बट एवरेज कॉस्ट में जो चीपेस्ट है, चीपेस्ट से चीपेस्ट एंड एवरेज जो एक्सपेंसिव साइड जाता है तो मैक्सिमम जा सकता है पर नी। तो बेटर मैं एक्सरसाइज ही कर लूँ। दैट इज टू मच। अगर कोई ये देख रहा है और उसे ग्रेड 1 या ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसे क्या करना चाहिए टू प्रिवेंट कि वो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में नहीं पहुंचे? सबसे पहले तो उसे Before we begin, I want to thank Zerodha's Media Network 01 for supporting this entire show, Rethink India, and without them, none of this would have been possible. आज है हमारे साथ डॉक्टर मयंक डराल, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग ACL एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन्स, और आज हम डीप डाइव करेंगे नी के बारे में। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इंडिया बहुत सालों से डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन अब इंडिया नी पेन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बनते जा रहा है। एंड मैंने कुछ स्टडीज पढ़ा था कि इंडिया में आर्थराइटिस और ACL 15 गुना ज़्यादा है कंपेयर टू अदर वेस्टर्न कंट्रीज। तो क्या ये सही है? एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम इन इंडियाज नीज? व्हाई इज इट सच अ बिग पैंडेमिक? एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। इंडिया का पुअर न्यूट्रिशन कह दें, वाइडली विटामिन डी डेफिशिएंसी रहे, उसके अलावा अब नाउ मॉडर्न मैन लाइफस्टाइल जिसे कहते हैं, जिसे ऑफिस गोइंग वर्कर्स या ऑफिस गोइंग हमारे जो यूथ पॉपुलेशन है ना एक्सरसाइज करती है, सिर्फ ऑफिस में रहती है, देन सिटिंग क्रॉस लेग्ड। अब अगर आप एवोल्यूशन देखें तो पहले इंडिया एक कृषि प्रधान देश था, जहाँ सारी चीज़ें फार्मिंग से लेके हमारी पूजा पाठ से लेके हमारा टॉयलेट तक लेके सब नीचे ज़मीन में बैठने के काम होते थे, परंतु उसके लिए हमारे नी स्ट्रॉन्ग थे। अब हमारे पास कंक्रीट रोड, मार्बल के घर, ये सब आ गए हैं, तो इंसान जब भी चल रहा होता है तो सारा प्रेशर उसके घुटनों पे आता है, और जब वो घुटना के साथ चल रहा होता है तो ग्राउंड रिएक्टिंग फोर्सेस उसके घुटने पे अपोजिट काम कर रही होती हैं। जैसे एवरी एक्शन हैज़ अ अपोजिट रिएक्शन। अगर मैं दीवार में कुछ मारता हूँ तो उसका दुगना मेरे हाथ में चोट लगती है। तो अब जब ग्राउंड रिएक्टिंग फोर्सेस जो मिट्टी ऑब्जॉर्व करती थी वो नहीं हैं, और हमारी आदतें वैसी की वैसी ही हैं, तो अब नीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो अब वर्क इज़ वर्शिप, मूवमेंट इज़ नॉट वर्शिप। तो इसीलिए वी आर वेरी वेरी मच वनरेबल, और ऊपर से स्ट्रेस और वर्कलोड तो एक परफेक्ट कॉकटेल बन गया है जो सारा हमारे घुटनों पे काम कर रहे हैं। कहते थे पहले कि किसी का दिमाग उसके घुटनों में क्यों होता है, परंतु अब मुझे लगता है कि अब हम सबको अपना दिमाग घुटनों पे डाल देना चाहिए सो दैट वी गेट आउट ऑफ दिस, और इस पेन को हम ओवरकम करें एज अ नेशन। 100% इस नी पेन को ओवरकम करना है, और यही पॉइंट है ये पूरा एपिसोड का। तो शुरू करते हैं। मुझे आपसे जानना है नी का पॉइंट क्या है हमारे बॉडी में, व्हाट रोल डज इट सर्व, एंड ACL टेयर और आर्थराइटिस होता क्यों है? सो अगर नी का रोल देखना है हमें, तो नी का शरीर में वही रोल है जो टायर का गाड़ी में रोल है। सो एक हमारी मूवमेंट के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टायर्स हैं शरीर में, वो नी जॉइंट है। है ना? तो अगर ये देखें कि अगर किसी गाड़ी के टायर कितने साल में डीजनरेट करते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 साल, 10 साल, 15 साल। बट हमारे जो ह्यूमंस की जो नीज हैं, दे कैन लास्ट एज गुड एज 70 to 90 ईयर्स आराम से। परंतु बिकॉज ऑफ अस नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर नीज, तो वो टायर्स डीजनरेट कर जाते हैं।
और उसी टायर्स के डीजनरेट करने के बाद अगर आप ये देखिए गाड़ी के टायर अगर ख़राब हो गए तो आप क्या करते हैं? या रिप्लेस इट। यस, तो या तो उसमें हवा भरवाई जाएगी, पंचर होंगे, जिसे एसी या मेनिस्कस रिपेयर करवाया जाएगा। बट अगर उसमें बिल्कुल ख़राब हो गए हैं कि ठीक करने लायक नहीं है तो हम उसे चेंज करते हैं। तो सिमिलरली नीज आर द टायर्स ऑफ अ व्हीकल, जैसे गाड़ी में होते हैं वैसे घुटनों में इंसानों में दे आर मोर लाइकली द टायर्स ऑफ द बॉडी, जो शरीर का भार लेते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर, आपने बोला कि इसे गाड़ी में 5 से 10 से 15 साल एक टायर चलता है ह्यूमंस का, लेकिन लाइफ स्पैन जो है हर सेंचुरी में बढ़ रहा है। 500-600 साल पहले ह्यूमंस वर लिविंग फॉर प्रॉब्ली ओनली 30 ईयर्स, अब लोग 80-90 साल जी रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है कि नी में भी अब ज़्यादा एफर्ट पड़ रहा है? क्योंकि पहले तो लोग 30-35 साल का लाइफ स्पैन था तो उनको उतना नी का भी लाइफ स्पैन कम था। अब क्योंकि और लंबा टाइम चल रहे हैं तो उससे कुछ फ़र्क पड़ता है? आज से पहले अगर गोइंग बैक टू 20 ईयर्स पहले तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज इतनी नहीं होती थी। और अगर मैं कहूँ कि हमारे जो अभी एल्डरली लोग हैं तो पीपल अबव 85 to 90, उनमें नी पेन अभी उस लेवल का नहीं देखा गया है जो अब इतना रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। कहीं ना कहीं तो दे वर हैप्पीली हैविंग अ वेरी हेल्दी नीज बिकॉज ऑफ देयर लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग एल्स। सो नो डाउट कि अब लाइफ स्पैन बढ़ रहा है तो लाइफ स्पैन पे तो सबका फोकस है, बट लाइफ स्पैन के साथ कैन यू रन अ लाइफ विद डीजनरेटेड टायर्स? सो वी हैव टू पे इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। उतना ही ध्यान हमें अपने टायर्स पे गाड़ी के और अपने घुटनों पे देना है सो दैट वी कैन प्रोवाइडेड द लॉन्गिविटी। हमारे शरीर को, हमारे जो टेम्पल है शरीर को, उसको रन करने के लिए उस पर उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। मुझे डिवाइड करना है दो चीज़ में, एक है प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस। तो अभी थोड़ा प्रॉब्लम से फोकस करते हैं, फिर सॉल्यूशन पे आएंगे। जी, मेन नी को लेके लोगों को क्या कॉमन इंजरीज या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं? नी की प्रॉब्लम्स हम इंसानों में दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। एक तो जो 40 ईयर्स से नीचे हैं और एक जो 40 ईयर्स से ऊपर है। जो 40 ईयर्स से नीचे हैं, जैसे आप, मैं, जितना भी हमारे फ्रेंड्स हैं, तो जितनी ये मूवमेंट्स करते हैं बिकॉज दे हैव अ वेरी एक्टिव लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स कह लो या ऑफिस जाना कह लो या ड्राइविंग कह लो। सो इनमें ओवर एक्टिविटी या फिर टू मच यूज़ या नॉर्मल यूज़ की वजह से इंजरीज़ होती हैं, जिसमें आपका एसीएल लिगामेंट या मेनिस्कस टेयर या कार्टिलेज डिफेक्ट हो सकता है। और 40 से जो ऊपर हैं उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम की बीमारी स्टार्ट होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है सबसे पहले? ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब जॉइंट माइस मतलब जोड़ों का चूहा, जो आपके जॉइंट्स को धीरे धीरे करके खा जाता है और जॉइंट्स को ख़त्म कर देता है। गठिया जिसे हिंदी में कहते हैं। सो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। जैसे मेरे पास एक ये नी जॉइंट है, ये एक हेल्दी नी जॉइंट है। इसमें ये ऊपर कार्टिलेज है, ये मेनिस्कस है, ये नीचे वाला जॉइंट है। इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है। स्पेस मतलब जैसे दरवाजे में पल्ला होता है, एक जॉइंट होता है जिससे दरवाज़ा खुलता है, बंद होता है, वो स्पेस होता है, एक पल्ला होता है। परंतु आपने कभी देखा है बारिश में अगर किसी दरवाजे को काफ़ी दिन तक छोड़ दें और फिर उसको खोलें तो वो खुलता ही नहीं है। तो ये एक हेल्दी जॉइंट है और ओवर यूज़ की वजह से, एज की वजह से ये पूरा जॉइंट ख़त्म हो जाता है। ये कार्टिलेज जो बिल्कुल स्मूथ थी ये पूरी डीजनरेट हो गई, मेनिस्कस टेयर हो गया और हड्डियाँ टूट टूट के आपस में साइड में जुड़ गई। और जो जॉइंट स्पेस होते हैं, जो आप कहते हैं कि हमारी जो है स्पेस कम हो गई, तो वो स्पेस बिल्कुल कम हो जाती है क्योंकि आपस में चिपक जाता है। और अगर दरवाजे के पल्ले में बिल्कुल वो पल्ला नहीं रहेगा तो दरवाज़ा खुल और बंद नहीं हो पाएगा। तो उसी वजह से हमारा जो जोड़ है फिर चलना बंद हो जाता है। पर दरवाजे में और इंसानों में ये फ़र्क है, दरवाजे को दर्द नहीं होता है, पर इंसान जब भी चलेंगे उनको बार बार दर्द होगा और वो फिर चलना कम कर देंगे। और जब वो चलना कम कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो सोचेंगे कि मैं कोई भी जो काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मेरे को जीने में मज़ा नहीं आएगा। जब जीने में मज़ा नहीं आएगा तो साइकोलॉजिकली लाइफ स्पैन भी कम होने लग जाता है। तो इसीलिए हेल्दी जॉइंट्स, बिकॉज जैसे चलती का नाम गाड़ी है, लाइफ मीन्स मोबिलिटी, ज़िंदगी का नाम है चलना, इसलिए ये सारा प्रयास रहता है कि वी रिस्टोर द मूवमेंट, बिकॉज वो डायरेक्ट ना डायरेक्ट लाइफ स्पैन से कोरिलेट होता है। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज मेरे पेरेंट्स में भी देखा हो जब नी पेन बहुत ज़्यादा होता है तो उनका बस फुल एनर्जी आउटलुक टुवर्ड्स द डे भी बहुत डाउन हो जाता है, मोरल डाउन हो जाता है। मुझे आपसे जानना है इसका कितने लोग को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है? सबसे पहले आपने कहा मोरल डाउन होने के बाद, मेरे एक कैनेडियन प्रोफेसर थे ऑर्थो के, तो मैं उनसे काफ़ी सलाह मशवरा करता था कि
इंडिया में और जो बाहर के यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें क्या फ़र्क पड़ता था नी पेन के रिलेटेड, तो वो कहते थे इंडिया की जो पेन टॉलरेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो इंडियंस बहुत प्राइड लेते हैं ये कहने में कि हम तो पेन टॉलरेट कर सकते हैं। या फिर आपने एक उदाहरण सुना होगा, तो इंडियंस तो कहते हैं कि हम तो सिर्फ 6 घंटे सोते हैं या हम तो सिर्फ 5 घंटे सोते हैं, आज तो बैक टू बैक मीटिंग्स। तो हम कहीं ना कहीं पेन टॉलरेट करने में एक प्राइड लेते हैं, जो कि सही बात नहीं है। वेस्ट में मैंने जो अपने डॉक्टर्स से सुना है, दे कम एट द फर्स्ट इंसिडेंस ऑफ पेन, दे कम दैट समथिंग इज रॉन्ग इन माई नीज, और फिर दैट इज ईजिली अर्ली डायग्नोस्ड, और उनके जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो इंसिडेंसेस हैं इतने लेवल पे नहीं बढ़ रहे हैं जितना इंडियंस के लेवल पे बढ़ रहे हैं। एक कारण उसमें से पेन टॉलरेंस भी है। और रहा नंबर्स का बात, तो एज पर द लेटेस्ट स्टडी जो मैंने पढ़ी, 62 मिलियन या फिर 6.2 करोड़, 140 में से 6.2 करोड़ लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस है। वाओ, ऑलमोस्ट लाइक 5%। हाँ, पर 5% ऑस्टियोआर्थराइटिस 40 इयर्स की एज से ज़्यादा है। पर अब ये 140 करोड़ में से कितने सारे लोग 40 इयर्स से नीचे हैं? तो अगर 40 इयर्स से ऊपर है तो उन लोगों में 22% होगा। ओके, सो टोटली 6.2 करोड़ लोगों का ऑस्टियोआर्थराइटिस है इंडिया में, विच इज अराउंड 5%। लेकिन अगर हम 40 के ऊपर के एज ब्रैकेट में देखें तो 22% लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस है। हाँ, ऑलमोस्ट लाइक 1 in 4 or 5 पीपल, दैट्स क्रेजी। और इसके अलावा 70 ईयर्स से जो एज से ऊपर है, अभी तक इंडिया इज अ यूथ नेशन। अब इंडिया इज अ यूथ नेशन, अब दिस इज एजिंग नाउ, so we are going to have a very big population that is going to be above 40 years, and is India prepared for it? Is India not prepared for it? Because 70 years से ऊपर almost 50% is the case of osteoarthritis। और मैं ये तो सिर्फ बातें उनकी कर रहा हूँ जो डायग्नोस हैं, बिकॉज यू आर अ रेवोल्यूशनरी इन योर सेल्फ, यू आर ब्रिंगिंग दिस अवेयरनेस। मैं तो सिर्फ ये बातें कर रहा हूँ जो रिपोर्टेड हैं। जो चीज़ें रिपोर्टेड नहीं हैं, बिकॉज एक पैरेलल इकोनॉमी, बिकॉज पेन टॉलरेट करने की वजह से काफ़ी लोग तो डायग्नोस ही नहीं हो पाते हैं। सो मेनी केसेस आप देखेंगे अपने शहर में कि जो बूढ़ी औरतें हैं झुक के चल रही होती हैं, या चलते वक्त उनका जो नी का गेट है वो बदल गया है, उनसे पूछो क्या हो गया है तो दे विल नॉट रिस्पॉन्ड, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनके बच्चों पे इसका कॉस्ट का बाहर आएगा। मुझे ये लगता है दिस इज द डायग्नोस जो रिपोर्टेड है, बट इतना ही नंबर है जो अनरिपोर्टेड है। तो द प्रॉब्लम इज ह्यूज एंड इवन गोइंग टू बी ह्यूजर। वाओ, तो अगर आप बोल रहे हो कि इतना ही नंबर अनडायग्नोस्ड भी है तो ये 22% ऑलमोस्ट 44% भी हो सकता है, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 1 in 2 पीपल। जी, कैन बी। मैंने कहीं सुना था कि विमेन को ज्यादा नी प्रॉब्लम्स होता है कंपेयर्ड टू मेन, इज दैट ट्रू? यस, दिस इज कंप्लीटली ट्रू। देखो, विमेन में ना आफ्टर द एज ऑफ 40 देर आर सम हार्मोनल चेंजेस, है ना, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉज होता है, और उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस। अभी हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की, परंतु इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है ऑस्टियोपोरोसिस। अब वो एडिशनली वुमेन में ज़्यादा होता है बिकॉज हार्मोनल चेंजेस आए। ऑस्टियोपोरोसिस इज हड्डियों में पोर्स बनना या हड्डियों का कमज़ोर होना। अब विमेन हु डोंट एक्सरसाइज, विमेन हु हैव लेस physically healthy body, women are having osteoporosis, and women are doing all the household work in the traditional Indian way. So this hits them twice with what it hits a male. So women are no doubt more prone to develop osteoarthritis than males, no doubt. बिल्कुल सही सवाल है आपका। ओके, तो women को ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, there is no doubt। हम लोग ने नंबर्स का बहुत बात किया, अब मुझे जानना है सिम्टम्स क्या होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। सबसे पहले तो पेन का मतलब ये नहीं कि आज पेन हुआ तो मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। एक्यूट पेन और क्रॉनिक पेन दो अलग अलग चीज़ है। अगर रोज़ रोज़ पेन हो रहा है, अगर कुछ भी काम करने से पहले सोचना पड़ रहा है, और अगर रात को सोने से पहले पेन हो रहा है, या फिर पेन के साथ स्वेलिंग आ रही है, तो ये आपको कहीं ना कहीं फिर डायग्नोस करवाना चाहिए ये पेन का रीज़न क्या है। हर इंसान को ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होता, नॉर्मल पेन भी हो सकता है, स्पाज्म भी हो सकता है, टायर्डनेस भी हो सकती है, बट देन सबसे बड़ा पेन रोज़ रोज़ हो रहा है या पेन एक दो बार ही हो रहा है, तो पेन इज द नंबर 1 इंडिकेटर फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो पेन इज नंबर 1, व्हाट आर द नंबर 2 and 3? उसके बाद स्वेलिंग, उसके बाद रेंज ऑफ मोशन कम होना, मतलब पैर पूरा ना चलाना, पैर मोड़ने में दर्द होना, ठीक है, और उसके बाद पैर, कई बार लोगों के पैर टेढ़े हो जाते हैं।
आपने देखा होगा पैर इंसानों के टेढ़े हो जाते हैं जो वो चल रहे होते हैं, तो डिफॉर्मिटी की वजह से, क्योंकि जो घुटना है अंदर की तरफ घिस जाता है तो वो अंदर की तरफ होके बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं। Is that what's called knock knees? नहीं, नॉक नीज इज जब घुटने अंदर की तरफ होते हैं, और ये जीनू वैरम होता है। नॉक नीज इज जैसे आपने ग्रेट खली को देखा होगा, Okay. तो सही नहीं है मेंशन करना, बट देन इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉक नीज, और दैट इज़ बाय बर्थ, और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से भी हो सकते हैं। तो नॉक नीज जब घुटने अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं उसे नॉक नीज कहते हैं। अगर ये बच्चों में होता है नॉक नीज तो इसे फिजियोलॉजिकल नॉक नीज कहते हैं, जो 4 साल की उम्र तक या 12 साल की उम्र तक चांसेस रहते हैं रिजॉल्व होने के, बट कुछ लोगों में रिजॉल्व नहीं होते हैं, तो उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए इनको भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर आपने बोला पेन, स्वेलिंग और रेंज ऑफ मोशन कम होना आर द सिम्टम्स, लेकिन अगर वो सिम्टम आ गया किसी के में तो व्हाट शुड द पर्सन डू नेक्स्ट? क्या उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, कायरोप्रैक्टर के पास जाना चाहिए, एक योगा वाले के पास जाना चाहिए, क्या करना चाहिए उसे? सी दिस इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन। आइडली वो एक पर्सन की चॉइस है कि उसको किसके पास जाना चाहिए, बट मुझे लगता है एज अ इन्फॉर्म्ड और एज अ person who's educated, I always go for an expert opinion that is qualified, right? तो उसमें जिसकी जो चॉइस हो, परंतु हाँ, इंडिया में एक पैरेलल इकोनॉमी है, लोग डॉक्टर के पास लास्ट में पहुंचते हैं जब उन्होंने सारे नुस्खे अप्लाई कर लिए होते हैं। तो तब जो सिचुएशन है इट गोज स्लाइड आउट ऑफ हैंड, तब वो इतनी इफेक्टिवली हम लोग हील नहीं कर पाते हैं, या ट्रीटमेंट ऑप्शंस लिमिटेड रह जाते हैं, और हमें इस बात से कोई परहेज भी नहीं है कि वो किसी और के पास जा रहे हैं, बिकॉज वी नो इट कि घूम के उनको आना ही है। नॉन डिप्लोमेटिक वे में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट जी। ओके, कोई डॉक्टर के पास गया तो इसका सोल्यूशन क्या है? चलो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, तो इसका सोल्यूशन क्या है, और ये रिवर्सिबल है या रिवर्सिबल नहीं होता है? इसका सोल्यूशन डिपेंड करता है इसका ग्रेड क्या है। कितना ग्रेड्स होते हैं? 4 ग्रेड होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने देख लिया किसी के घुटने में दर्द है और सीधा नी रिप्लेसमेंट कर दिया। इसका एक सबसे पहले एक्सरे रिक्वायर्ड होता है। हम उसमें एक्सरे में ये देखते हैं कि इसका ग्रेड कितना है, ये ग्रेड मैनेजेबल है, दवाइयों से ठीक हो सकता है, एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है, फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है, या ये इससे नहीं ठीक हो सकता है। एंड स्टेज जो है इसकी जो एंड स्टेज है, अगर वो ये कहती है कि ये हिलेबल नहीं है, तब जाके उसको नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं। बट ऑस्टियोआर्थराइटिस रिवर्सिबल नहीं है। जैसे गाड़ी के टायर अगर घिस गए हैं तो उसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं, तो इसीलिए ये रिवर्सिबल तो नहीं होता है, बट हाँ, इसका जो पेन के साथ कोरिलेशन है, ऐसा नहीं है कि हर इंसान को ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसको दर्द हो रहा है, परंतु पेन कौन कितना टॉलरेट करता है, तो एक्सरसाइजेज, दवाइयाँ, इनसे अगर वो पेन टॉलरेट कर पा रहा है और अपना लाइफस्टाइल नॉर्मल जी पा रहा है, तो धीरे धीरे विद एक्सरसाइजेज वो पेन खत्म हो जाता है, एंड ही कैन लिव अ हेल्दी लाइफ। बट उस दिन से he has to focus on everything that is nutrition, everything on health, everything on lifestyle, exercise, way of sitting, everything, यहाँ तक footwear भी he will have to take proper care अगर वो early grades में पकड़ा गया है तो। तो सपोज कोई ग्रेड 1 या ग्रेड 2 है, which is I think the lesser level। जी। तो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में क्या यूजुअली होता है? See, ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में we give them cartilage forming medications या joint nutrition supplements और एक्सरसाइज और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की तरफ फॉलो करते हैं, ताकि ये ग्रेड जो है ये यहीं रुक जाए, ये आगे ना बढ़े, और अब तक जो हम गलती करते आए हैं जो इसको पेन कॉज कर रही थी वो रुक जाए। अगर कोई ये देख रहा है और उसे ग्रेड 1 या ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसे क्या करना चाहिए टू प्रिवेंट कि वो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में नहीं पहुंचे? सबसे पहले तो उसे अपना, अगर वो हैवी वेट है तो वेट कम करना चाहिए, बट वेट उसे ये नहीं है कि ऑलरेडी ग्रेड 1 या ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस है और उसे रनिंग करके वेट कम करना चाहिए, तब तो वो उसे और डिजनरेट कर लेगा। थ्रू अल्टरनेट वेज ही हैज़ टू लूज अ वेट, बिकॉज वेट सीधा सीधा उसके घुटनों में पड़ रहा है। फिर उसको अपना लाइफस्टाइल देखना चाहिए, उसका लाइफस्टाइल क्या है। अगर वो ऑफिस गोइंग है और वो स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठता है या क्रॉस लेग बैठता है, तो उसको अपनी नीज एक्सटेंशन में बैठना है। अगर वो अपना फुटवेयर इम्प्रॉपर है तो उसे करेक्ट करना है, और अगर टाइट पैंट्स पहन रहा है तो उनको थोड़ा लूज़ करना है, बिकॉज हिप भी रिस्ट्रिक्ट होती है तो भी नी पेन आ रहा होता है। और उसके अलावा फिर अगर वो ड्राइव कर रहा है तो उसको ड्राइव थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ड्राइव क्यों अवॉइड करना चाहिए? सी नो डाउट, जब इंसान खुद ड्राइव कर रहा होता है तो हिज नीज आर इन अ पोजिशन दैट एक्सिलरेट द नी पेन। तो बार बार नी मूवमेंट्स की वजह से अगर उसको ऑलरेडी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो रहा है तो ड्राइविंग की वजह से भी क्लच और स्पीड की वजह से उसको नी पेन हो सकता है।
और उसके अलावा उसको जॉइंट न्यूट्रिशन और हेल्दी फूड्स अगेन न्यूट्रिशन हैज़ अ बिग रोल ऑल्सो, और उसके बाद उसको एक्सरसाइज करना चाहिए. देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी पुट हिम ऑन. Okay. Nutrition में any quick pointers around osteoarthritis? See, sugar, once again, you have a very wide awareness campaign that you have started, and thanks to you, पूरा India इतना aware हो गया है Thank you. On sugar. But then I'll tell you, sugar increases inflammation of the knees. अगर किसी को osteoarthritis है तो शुगर आग में घी का काम करता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है. इन्फ्लेमेशन, फ्लेम मीन्स कंपन को बढ़ाना, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में जब घुटने घिसते हैं तो इन्फ्लेमेशन होती है, और शुगर कोई खाता है तो उससे इंसुलिन स्पाइक होता है, तो वो जो आग इन्फ्लेमेशन है वो बढ़ती है, और कोई डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली उसे खा रहा होता है तो वो इन्फ्लेमेशन या आग में घी डाल रहा होता है. तो नो डाउट शुगर शुड बी अवॉइडेड, एंड देन शुड focus on dry fruits and that have micronutrients, because उनमें काफ़ी ऐसे micronutrients होते हैं जो joint formation करते हैं, जैसे chondroitin हो गया, glucosamine हो गया, rosehip हो गया. ये सारे जो हैं they will really help a lot in the joint health. So डॉक्टर, आपने micronutrients का बात किया. मैं जानता हूँ कि इंडिया में very large number of people को विटामिन डी deficiency है, D3 स्पेशली. Yes. So क्या उन्हें ये सब का सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, D3 और B12? See, vitamin D3 is also a big pandemic that is happening, है ना. तो जैसे एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा था कि आयोडीन डेफिशिएंसी हुआ था, तो एक फोर्टिफाइड राइस करा गया था आयोडीन के साथ, ताकि आयोडीन डेफिशिएंसी हटे. नाउ इंडिया में विटामिन डी डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है. आपने मेरे से पूछा कि विमेन है, विमेन को नी पेन ज़्यादा है. अब 90% ऑफ द इंडिया इज विटामिन डी डेफिशिएंट. इंडिया इज रिच इन इट्स सनलाइट, बट देन विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी नी पेन आ रहा है, बिकॉज वीक बोन्स है, ऑस्टियोपोरोसिस है. अब नाउ सम नेशनल प्रोग्राम शुड बी स्टार्टेड लाइक आयोडीन, एंड समबडी हैज़ टू टेक अ लीड कि जो फोर्टिफाइड, जैसे हमने आयोडीन डेफिशिएंसी करी थी, विटामिन डी को भी वैसे करा जाए. नॉट जस्ट सप्लीमेंट्स बट ऑन अ लार्जर लेवल विटामिन डी डेफिशिएंसी शुड बी एड्रेस, एंड इट्स अ वेरी बिग पॉइंट. डॉक्टर, गवर्नमेंट के लिए क्यों वेट करते हैं? हम लोग दोनों ही ये एपिसोड खत्म होने दीजिए. लेट्स बोथ ऑफ अस डिस्कस कि हम लोग कैसे इसको बढ़ा सकते हैं. बिकॉज जैसे आपने बोला, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा आयोडीन, पोलियो, बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स किए हैं जो पास्ट में, विच हैज इरेडिकेटेड पोलियो एंड अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स. सो कैन द गवर्नमेंट फोर्टिफाई सर्टेन फूड्स ताकि विटामिन डी और विटामिन B12 वो सब फूड्स में आ जाए और हमारा न्यूट्रिशन बढ़ जाए? कि ये एक पैंडेमिक है, जैसे आपने बोला, विटामिन डी डेफिशिएंसी एक पैंडेमिक है जिसके कारण ही ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है. हाँ, एक कारण ये भी है, बिल्कुल. इट विल बी अ वेरी मैसिव लीड, और एक मैसिव मूवमेंट होगा इफ समथिंग कम्स अप टू इरेडिकेट द विटामिन डी डेफिशिएंसी. ये एक मास मूवमेंट होगा. इससे मेरे को नहीं लगता कि आज के टाइम पे नेशन में इससे बड़ा कोई मूवमेंट होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं नी हेल्थ में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ लग रहे हैं, तो उसका जो प्रीकर्सर है वो कहीं ना कहीं विटामिन डी डेफिशिएंसी है. चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई बच्चा हो, सब में विटामिन डी डेफिशिएंसी है ऑलमोस्ट 80 to 90%. तो अगर आप गवर्नमेंट से भी ये देख रहे हो, इफ़ यू कैन रीच आउट टू अस इन सम वे और फॉर्म, हम लोग भी ट्राई करेंगे इसे कुछ ना कुछ एक कैंपेन लाने का, ब्रेनस्टॉर्म साथ में करने का कि कैसे इसे सॉल्व कर सकें हम. सो डॉक्टर, समवन हु हैज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस, उन लोग कैसे डिसाइड करें कि कौन सा जूता खरीदना है? व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिसाइड बेस्ट जूता कैसे खरीदना है फॉर समवन हु हैज ऑस्टियोआर्थराइटिस? मेरे को लग रहा है मेरे को ये शू कंपनी सू कर देंगी अगर मैंने बोला तो. शू इज़ अ वेरी कमर्शियल स्पेस. यू आर हैविंग एनी शूज विद यू? या हम लोग ने अरेंज किया है. ओके, ये एक जूता हम लोग ने अरेंज किया है. ओके, जस्ट गिव मी वन शू. सो अगर आपको शू खरीदना है तो आपको ये देखना है कि आपके शू में कोई इंक्लिनेशन ना हो, जैसे इस जूते में है. कोई ब्रांड तो नहीं दिख रहा है, नहीं तो कंपनीज मुझे सू कर देंगी. जब आपके शू में इंक्लिनेशन होता है तो आप आगे की तरफ झुके होते हैं, लोअर बैक स्पाज्म में आगे होती है, अपर बैक पीछे होता है, बिकॉज न्यूट्रल टिल्ट बनाना होता है, और फिर गर्दन आगे होती है. तो एक छोटे से शू में इंक्लिनेशन की वजह से आपके पूरी बॉडी में पेन हो सकता है, कभी नी में, कभी कमर में, कभी गर्दन में, और यहाँ तक कि सिर दर्द भी दिखा गया है कि आपके इम्प्रॉपर फुटवेयर की वजह से हो सकता है. तो ये बिल्कुल न्यूट्रल रखना है आपको. और इसके अलावा जो टो बॉक्स है ये पॉइंटेड रहता है ना,
हमारी बॉडी में कुछ आर्चेज होती हैं फुट में, जैसे घर की नींव होती है 4 कोनों में, वैसे फुट की जो नींव है वो 3 कोनों में होती है। तो आगे वाली जो टो बॉक्स है उसमें 2 आर्चेज होती है, मीडियल और लेटरल, और वो पीछे एडी से मिली होती है, परंतु उस आर्च को हम कर्व कर देते हैं टो बॉक्स की वजह से। ये टो बॉक्स एक न्यूट्रल होना चाहिए, आगे से चौड़ा होना चाहिए, जैसे आपने पुराने जूते या चप्पलें देखी जो वाइड टो बॉक्स होता है। थर्ड, क्योंकि हम फुटवेयर पहनते रहते हैं तो हमारे जो फुट हैं दे आर ऑल्सो लिविंग एंड दे नीड टू ब्रीथ, पर वो स्वेट कर रहे होते हैं, तो दे शुड बी ब्रीथेबल। फोर्थ, कुछ जूते इतने टाइट होते हैं कि जो नॉर्मल पैर का मूवमेंट है वो ना हो कि जूते का मूवमेंट होता है। तो ऑलवेज चेक वेदर योर शू इज़ फ्लेक्सिबल। इट्स वेरी टाइट, अगर ये इतना टाइट इतने हाथ लगाने पे हो रहा है तो सोचिए आपके पैर को मूवमेंट कैसे करने देगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं पर्सनली मेक श्योर करता हूँ कि मैं जूता पहनने से पहले लूँ। हाँ, जज भी करा जाता हूँ कि डॉक्टरों के हमेशा स्पोर्ट शूज़ पहनता हूँ, बट देन लॉन्ग रन में आई नो व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज नॉट हैपनिंग। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड टेक केयर पर्सनली। 15 सेकंड में चारों पॉइंट समराइज करते हैं, एक बार रिकैप करते हैं। पहला था, आप बोले इंक्लिनेशन नहीं होना चाहिए, आप बोले फ्लैट होना चाहिए। बिल्कुल। सेकंड, आप बोले कि ये नैरो नहीं होना चाहिए, ये वाइड टो बॉक्स होना चाहिए। थर्ड, आप बोले कि ब्रीदेबल होना चाहिए शूज़। और फोर्थ, आप बोले कि ये बहुत इजीली ये बेंड होना चाहिए, अभी बहुत टाइट है, ये बहुत इजीली फ्लेक्सिबल होना चाहिए शूज़ बेसिकली। जी। एंड तो ये 4 पॉइंट है। हाँ। एंड विमेन को क्या ध्यान, ऑब्वियसली विमेन भी ये पहनते हैं, लेकिन अगर विमेन का शूज़ थोड़ा कभी कभी अलग होता है, विमेन को क्या ध्यान देना चाहिए? इट्स सेम फॉर वुमेन एंड मेन। एंड वुमेन क्योंकि पतली चप्पलें पहनती हैं, दे शुड यूज इट स्लाइट मोर कुशन्ड, बिकॉज वुमेन में प्लांटर फेशियाइटिस सबसे कॉमन देखा गया है, क्योंकि उनकी बॉडी भी शार्प रहती है और चप्पलें भी पतली रहती हैं, तो दे कैन यूज़ इट स्लाइट मोर कुशन्ड देन अ नॉर्मल चप्पल। तो उनके जो है उसमें कुशन्ड होना चाहिए। और हील्स को लेके आपका क्या ओपिनियन है? हील्स वंस अगेन, अगर जैसे कोई ब्रिज है, ब्रिज के पिलर्स होते हैं, तो मैंने बोला कि अपने फिट जो होते हैं उनके 3 पिलर्स होते हैं, मीडियल आर्च, लेटरल आर्च, और ये सब कन्वर्ज करते हैं एडी पे, और एडी पे सारे कन्वर्ज कर रहे हैं, और उस एडी को या हील को हमने ऑलरेडी एक पतली सी हील पे रखा है, तो देर आर मोर चांसेस कि वो एंकल ट्विस्ट हो, उसमें प्लांटर फेशियाइटिस हो। तो आप सोचिए आपके शरीर की जो नींव है, आपका फुट, उसको आपने एक और नींव पे रखा है जो कमज़ोर है, सो यू आर पर्पसली मेकिंग इट मोर प्रोन टू डैमेज। बट सम पीपल बोलते हैं ना कि हील पहनने से आपका पॉस्चर बेटर हो रहा है, वो सही नहीं है? पॉस्चर में भी फॉर टेम्प्रेरी बेटर होगा, बट अब जैसे मेरे पास पेशेंट्स हैं जो एविएशन इंडस्ट्री में हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे 2 से 4 ऐसी कैबिन क्रूज हैं जिनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ गई क्योंकि उनका डिस्क बल्ज इतना बढ़ गया उनके फुटवेयर या हाई हील्स की वजह से, बैक पेन जा ही नहीं रहा 6 से 8 महीने का, और एमआरआई पे पता चला कि बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग टर्म पॉस्चर करेक्शन डिस्क बल्ज हो गया। बॉडीज गोल इज टू बी कंफर्टेबल एंड स्ट्रेंथफुल, नॉट ऑन द टोज। सो इसीलिए कोटेशन कहते हैं बी अ ओल्ड शू, एंड ओल्ड शू like you have to have it very comfortable and grounded on the foot. Doctor, what should parents do for the knees of their children? जो बच्चे लोग का नी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? I think हम अब ऐसे जंक्चर में हैं कि पेरेंट्स बच्चों के लिए ना करें, बच्चे पेरेंट्स के लिए करें। बिकॉज अब सपोज मैं अपनी मदर का केस लेता हूँ, शी डजंट एक्सरसाइज, शी इज़ हैविंग ऑस्टियोपोरोसिस, एंड देन घर में स्टेयर क्लाइंबिंग होता है। आई हैव टेकन हर टू योगा क्लासेस, I have taken her to dance classes, but she doesn't has the thing for exercises. तो मुझे पता है उनको नी पेन है, आगे जाके ये बैड होगा। तो as a child, it's on our shoulders to make sure that our parents start doing these knee exercises, have proper nutrition, their vitamin D and everything else. So abhi the nexus lies on the children to take care, because it's an immediate threat. It's an immediate threat is the knees of our parents, and then once that is done, because हम बीच में then the kids, तब हमें kids पे focus करना चाहिए। बचपन से ही they can start having a very healthy and active lifestyle, जिसमें that involves sports and knee strengthening centrally. Okay, makes sense. So डॉक्टर, आपने 4 ग्रेड बताया था ऑस्टियोआर्थराइटिस का,
कौन से ग्रेड में लोगों को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने की ज़रूरत होती है? ग्रेड 4 जो कहते हैं, जिसमें घुटने हमें लगते हैं कि जॉइंट स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो गया है और अब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होगा, खाली दवाई चूरन खाने से कुछ नहीं होगा, तब हम कहते हैं कि इट्स बेटर कि जैसे घोड़े के पैर की नाल बदलते हैं, आपने देखा होगा हॉर्सेस के जो हॉर्सेस चलते हैं तो उनके पैर में नाल बदलते हैं, उसी प्रकार से नी रिप्लेसमेंट तब हम सजेस्ट करते हैं कि अब देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, अब आपको नी रिप्लेसमेंट करवा देना चाहिए। जी। तो अगर नो पॉइंट ऑफ रिटर्न है और कोई नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करा रहा है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का कॉस्ट क्या आता है, कितना खर्चा होता है? नी रिप्लेसमेंट का कॉस्ट वैरी करता है, जैसे हर चीज़ का केस वैरी करता है, बट medicine is more slightly regularized than any other profession. Cost varies on the hospital you get it done from, or the location of the hospital, and n number of things, and the implant also used कि कौन सा implant use हुआ है, but average cost में 1.5 lakhs to 7 lakh rupees per knee is the average from high end to low end. एंड जब यूजुअली लोग नी रिप्लेसमेंट कराते हैं वो एक ही नी का कराते हैं या दोनों का भी कराते हैं साथ में? इट डिपेंड्स, दोनों की अलग अलग इंडिकेशन है। कुछ लोगों में सिर्फ एक घुटना खराब होता है तो उनमें एक करा जाता है, कुछ लोग क्योंकि आते ही तब है जब दोनों घुटने ख़त्म हो जाते हैं। कई बार क्या होता है नी एक ही ख़राब होता है बट लोग डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते सही टाइम पे, तो बॉडी बहुत स्मार्ट है, जैसे अगर कोई कैंडल या मोमबत्ती जल रही हो और हमारा हाथ उसमें लग जाए तो वी टेक इट बैक। तो अगर कोई एक घुटना ख़त्म है और उसमें चोट है या दर्द हो रहा है तो माइंड इज़ वेरी स्मार्ट, तो वो उस पर प्रेशर नहीं डालता है, तो वो वेट को दूसरे पैर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और दूसरा घुटना भी फिर रैपिडली डीजनरेट हो जाता है। तो इस स्टेज पे बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, फिर उनके सिर्फ बायलेटरल नी रिप्लेसमेंट या दोनों नी रिप्लेसमेंट करने पड़ते हैं एक साथ। तो आपने बोला डॉक्टर 1.5 से 7 लाख पर नी, जो चीपेस्ट है, चीपेस्ट से चीपेस्ट 1.5 लाख, एंड एवरेज जो एक्सपेंसिव साइड जाता है दैट कैन गो डिपेंड्स ऑन कौन हॉस्पिटल है, कौन सी जगह पे लोकेटेड है, कौन से स्टेट में है, तो 7 लाख तक मैक्सिमम जा सकता है। इससे तो बेटर मैं एक्सरसाइज ही कर लूँगा वो 3 वाला हर दिन। दैट इज टू मच, क्योंकि आप सोचो एवरेज इंडियन, एवरेज भी लो मैं 3 लाख पर नहीं लो, आपने 1.5 से 7 बोला, मैं एवरेज बीच का कोई ले रहा हूँ 3 लाख अबाउट, 3 लाख पर नी, दैट इज टू मच मनी फॉर एन एवरेज मिडिल क्लास इंडियन। एंड तो बहुत मतलब ये स्कैरी नंबर है जी। और आपने बोला था कि 1.5 से 1.5 लाख लोग हर साल ये करा रहे हैं। जी बिल्कुल, पर देन फिर भी ये वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट है। ओके, इट इज़ द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड, इसीलिए द होल वर्ल्ड इज़ कमिंग टू इंडिया बिकॉज नॉट ओनली इज़ द ट्रीटमेंट बेस्ट बट इट इज़ ऑल्सो द चीपेस्ट। तो जैसे लोग हेयर ट्रांसप्लांट हो सबके लिए टर्की जाते हैं, वैसे नी के लिए लोग इंडिया आते हैं। फॉर ऑर्थोपेडिक नी हिप ACL इट इज़ 10 to 50 times cheaper than the whole world. वाओ, लेकिन ऐसा क्यों कि इंडिया में इतना चीप है? इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि वेस्ट में इतना महंगा क्यों है? लेकिन क्यों है इतना वेस्ट में महंगा? I don't know why it is very expensive, but then in India it is reasonably affording. जो बेस्ट इम्प्लांट वही लोग यूज़ करते हैं, उसी क्वालिटी का, उसी स्टैंडर्ड का या इवन बेटर वी आर यूजिंग। एक बार कोई रिप्लेस करा लिया अपना नी, तो वो क्या वो लाइफ लॉन्ग चलता है या उसको भी एक शेल्फ लाइफ होता है कि हर 10 साल में रिप्लेस करना होगा? सी इंडियंस का ना बहुत सारे मिथ्स हैं। सपोज इंडियंस क्यों नहीं करवा पाते हैं नी रिप्लेसमेंट? वी हैव आवर ओन स्टोरीज, वी हैव आवर ओन एग्जाम्पल्स। जैसे एक एग्जाम्पल आपने सुना होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का। किसी ने सुना था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का अच्छा नहीं हुआ तो इसलिए हम भी नहीं करवाएंगे। द लाइफ स्पैन ऑफ अ नी रिप्लेसमेंट इज़ 25, बट इसमें ये नहीं सोचना है कि दोबारा करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज 95 से 98% लोगों को सेकेंड नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती नहीं। फर्स्टली हार्ड ट्रुथ, क्योंकि लाइफ स्पैन ही 67 से 70 है, बट वो इंक्रीज़ हो रहा है फिर भी। जी, जो आप पहले बोले कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनका नी रिप्लेसमेंट शायद से उतना अच्छा नहीं गया, तो वो कहानी के कारण, वो एक चीज़ के कारण लोग, बहुत और लोग भी सोच रहे हैं कि मैं नहीं कराता हूँ। फेमस आदमी का कुछ भी होता है तो लोग कोट अनकोट ज़रूर करते हैं। सो एक धारणा ये होती है, और दूसरा अब जैसे मेडिसिन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंसेज से। क्यों डिफरेंट है? बिकॉज हमारे पास साइंटिफिक पेपर्स हैं, और किसी हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ साइंस के पास इतने साइंटिफिक पेपर्स डे टू डे बेसिस पे नहीं होते, केस रिपोर्ट्स नहीं हो रहे होते हैं। तो अगर कोई हम कहते हैं कि नी रिप्लेसमेंट करवाना है, कहेंगे हमारे घर के साइड में जो है उनका तो अच्छा नहीं हुआ था, बट दैट इज़ ओनली वन सैम्पल साइज, एक सैम्पल साइज है।
ठीक है, अब उनका क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उनको क्या एडिशनल प्रॉब्लम है, बट हमारे पास ऐसे हज़ारों सैम्पल सक्सेसेस हैं। नी रिप्लेसमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरीज ऑन अर्थ। It is very simple and with the most successful, but because of the fear, because of the myths, suppose I am afraid to travel in flights, तो इसलिए मैं फ्लाइट्स कम ट्रैवल करता हूँ। बट अगर स्टैट्स देखें, आई मीन अगर एक इंसिडेंस ख़राब हुआ है बट फिर भी अगर मैं स्टैट्स देखूँ तो इट इज़ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल ऑन अर्थ। उससे ज़्यादा तो साइकिल के एक्सीडेंट हो जाते हैं। हाँ। सो अपने व्यूअर्स को एक चीज़ बोलना है, डोंट गो बेस्ड ऑन एनेक्डोट्स, कहानियाँ, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स। आप स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स के हिसाब से जाइए, और स्टैटिस्टिकली नी रिप्लेसमेंट इज़ वेरी वेरी सेफ। ऑब्वियसली मैं नहीं बोल रहा हूँ सब लोग को कराना चाहिए, बट अगर आप ग्रेड 4 में और अगर आपका और कोई ऑप्शन नहीं है तब आपको ये सोचना चाहिए कि शायद नी रिप्लेसमेंट इज़ बेटर देन सफरिंग एंड यूजिंग अनसाइंटिफिक वेज टू क्योर योर नीड्स। Exactly. That's when it comes from Revanji. I mean, it has more impact on the people because you have built a reputation for being the market leader in telling people about the things that are right and that are wrong. और अब जैसे मेरे पास old aged patients आते हैं तो मैं उनको नहीं कहता हूँ, मैं उनके बच्चों को कहता हूँ ये ओल्ड हैं, इनके बिलीव्स अलग हैं, ये नहीं करवाएंगे कभी, बट इट इज़ ऑन द चाइल्ड, बिकॉज वो करवाने से कहीं ना कहीं लाइफ स्पैन भी इंक्रीज़ होता है। क्योंकि अगर हर चीज़ करने के लिए बार बार सोचना पड़े कि मुझे फ्रिज तक जाना है, मुझे नीचे जाना है, एंड पेन इज़ रियल, तो कहीं ना कहीं दे लूज द एलिक्जर ऑफ लाइफ एंड देन द लाइफ स्पैन डिक्रीजेज। सो इट डिपेंड्स ऑन द किड्स who want to see their parents very happy, if they are having that condition, should take the step. If और it is लाइफ indicated. स्पैन वर्ड आप यूज़ किए, लाइफ स्पैन एक चीज़ होता है और हेल्थ स्पैन एक और चीज़ होता है। चाहे उसका लाइफ स्पैन 80 ईयर्स भी हो, बट उनका हेल्थ स्पैन शायद 60 ईयर्स ही है, और वो लास्ट 20 साल में वही सोच रहे हैं कि अरे मैं फ्रिज भी कैसे जाऊँ, मैं बाथरूम कैसे जाऊँ। तो हमें सिर्फ लाइफ स्पैन नहीं सोचना है, हमें हेल्थ स्पैन भी सोचना है। ब्यूटीफुल। आई हैव नेवर सीन इट दैट वे। एक बार किताब में ज़रूर पढ़ा था, द गोल इज़ नॉट टू पुट ईयर्स इन लाइफ बट टू पुट लाइफ इन ईयर्स। सो that's how you have put it. Thank you so much for telling this. No, of course. मैं वही सिमिलर चीज़ मैं बोलता हूँ, हम लोग सब हेल्थ केयर बोलते हैं, लाइक ना हेल्थ केयर शब्द में लोग बोलते हैं हॉस्पिटल्स, मेडिसिन, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक सिक केयर है। हेल्थ केयर होता है अपना हेल्थ का केयर करना, सिक केयर होता है कि आप जब बीमार हो तो आप केयर कर रहे हो जब आप बीमार हो। आप हेल्थ केयर पे पहले फोकस करिए, फिर आप सिक केयर पे फोकस करिए। लोग हेल्थ केयर पे फोकस ही नहीं करते हैं, लोग खाली सिक केयर पे फोकस करते हैं, केयरिंग व्हेन यू आर सिक। Never thought it that way, but then that is an eye opener. हाँ, सो हम लोग ने 40+ एज ग्रुप में ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बहुत कुछ बात किया है। अब मुझे 40 के बिलो एज ग्रुप के बारे में बात करना है। वहाँ पर जो मैं देखा हूँ ACL टेयर, ये बहुत कॉमन है, मैं स्पोर्ट्स वाले लोग को देखता हूँ, बहुत कॉमन है। तो व्हाट आर द कॉमन थिंग्स व्हिच हैपन बिलो 40? इज इट ACL टेयर और भी कुछ होता है? ACL and meniscus, the most common, right? So, suppose this is a knee joint, तो ऐसा नहीं है कि शरीर में सिर्फ हड्डी है और हड्डी पे हम सब चल रहे हैं। हड्डी के कुछ स्टेबलाइजर्स होते हैं, जो हड्डी के बीच में लिगामेंट्स होते हैं, जो नीज़ को आगे पीछे चलने में मदद करते हैं। तो ये होते हैं हमारे लिगामेंट्स। और जब हम चल रहे होते हैं, जैसे हम बैठे हैं तो इसमें कुशन की ज़रूरत है, वैसे ही हमारे नीज़ को एक कुशन की ज़रूरत होती है, जिसे मेनिस्कस कहते हैं। तो नी के दो सबसे मेन लिगामेंट ACL, PCL और मेनिस्कस जो कुशन होते हैं, और MCL, LCL जो बाकी स्पोर्ट्समैन में बहुत कॉमनली इंजर होते हैं। सो नो डाउट येस, इनका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे कॉमनली ये इंजर हो जाते हैं एट पीपल जो 40 ईयर्स से नीचे में, और अगर वो इसको अनअटेंडेड छोड़ेंगे तो उनको आगे चल के भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये मेनली स्पोर्ट्स इंजरी से होता है? ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ स्पोर्ट्स इंजरीज से होता है। आम तौर पे जितने भी लोग 40 से कम हैं वो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ करते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में ही स्पोर्टिंग एक्टिविटी हो रही है, ऊपर सीढ़ी से नीचे जाने पे भी स्पोर्टिंग एक्टिविटी हो रही है, दैट रिक्वायर्स वॉकिंग। बट इन द यूथ मोस्ट कॉमनली ACL और मेनिस्कस टेयर हो रहे हैं, एंड इट कैन बी एज सिंपल एज क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स। मेरा एक पेशेंट आया था जो डांस करते हुए लिगामेंट टूट गया, वो नी ट्विस्टिंग या नी बेंडिंग इंजरीज की वजह से हो सकते हैं। इट्स वेरी वेरी कॉमन। तो ACL के बारे में हम लोग बहुत बात करने वाले हैं, बट ACL होता क्या है, फुल फॉर्म क्या है उसका?
ACL इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एक लिगामेंट जो आपकी नी को स्टेबलाइज करता है और उसको मूवमेंट प्रोवाइड करता है, नहीं तो घुटना आगे निकल के भाग जाएगा। अब आप देखते हैं, आप वॉक कर रहे हैं, नी अपनी जगह पे है, उसको जितना चलना है उतना ही चलना है, बट अगर वो टूट जाता है तो लॉकिंग वाली एक इनस्टेबिलिटी वाली फीलिंग आती है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, पैर लचक खाता है। ओके जी। ACL सर्जरी में दूरबीन से ऑपरेशन होता है। दूरबीन इज आर्थ्रोस्कोप, एक कैमरा जाता है और एक हमारा इंस्ट्रूमेंट जाता है, और जो लिगामेंट है, जैसे अब फोटो फ्रेम है, अगर किसी दीवार पे कोई फोटो फ्रेम है और वो फोटो फ्रेम लटक जाता है, तो हमें ना तो पूरा फोटो फ्रेम हटाना है, ना वो जो हुक है वो हटाना है, बस हमें उन दोनों को दोबारा ब्रिज कर देना है। सो जो फुटप्रिंट है वहाँ से और नीचे तक दोबारा टाई करना है एक नया लिगामेंट बना के। उसका एक ग्राफ्ट हार्वेस्ट होता है। आपके शरीर में कई जगह एक्सेसिव ग्राफ्ट्स होते हैं और उस ग्राफ्ट को हार्वेस्ट करते हैं और टाई कर देते हैं दोबारा। तो इट इज़ अ की होल सर्जरी जिसे कहते हैं। स्मॉल 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर का इंसिजन आता है, एंड इसमें इंसिजन्स बिल्कुल नहीं होते हैं। सो ACL का फुल फॉर्म है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। क्रूशिएट आता है वर्ड क्रक्स वर्ड से, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है क्रॉस, और हमारा नी भी क्रॉस शेप में है, और यहाँ से ये वर्ड आता है क्रूशिएट। सो अगर किसी का ACL टेयर हो गया तो व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, व्हाट शुड द पर्सन डू? अगेन मैं सेम कोई कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछूंगा। उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, कैरोप्रैक्टर के पास जाना चाहिए, कोई योगा वाले के पास जाना चाहिए? अगर ACL लिगामेंट टूट गया है तो इंडिया में एक पैरेलल इकोनॉमी है जिसके बारे में मैं बोलता ही रहता हूँ। डॉक्टर के पास लास्ट में पहुँचता है। अब वो ACL लिगामेंट पार्शियल टेयर है, जो हील हो सकता है, जो नहीं हील हो सकता है, उसका डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी है। एक तैमूर लंग नाम का राजा होता था, बहुत क्रूअल राजा था, पर उसके नाम में लंग था, मतलब लंगड़ाता था। वो क्यों लंगड़ाता था? क्योंकि उस टाइम पे सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं हुई होगी। तो सर्जरी इज़ अ इंटरवेंशन व्हेन इट डेवलप्ड। जैसे अगर 5 साल पहले जितने ACL लिगामेंट रिपेयर होते थे, अब उसके 5 टाइम्स या 100 टाइम्स ACL सर्जरीज हो रही हैं, बिकॉज देर इज़ अ रिक्वायरमेंट। बट व्हेन पीपल आर नॉट कॉम्पिटेंट इन दीज काइंड ऑफ सर्जरीज, देन दे ट्राई टू हील द पेशेंट। पेशेंट आएगा ACL सर्जरी के लिए, आएगा, आना ही पड़ेगा, परंतु तब तक क्या निकल चुका होता है? समय निकल चुका होता है, उसकी हेल्थ निकल चुकी होती है, और सबसे बड़ी बात पैसा निकल चुका होता है। इज़ वेस्टेड 6 मंथ्स में क्या कुछ। और इसीलिए साउथ के कुछ डॉक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल करा और कहा कि ये जो PRP इंजेक्शन लगाते हैं इस पर बैन होना चाहिए, ये प्लेसिबो है। तो कोई भी ऑडियंस कहीं पे भी जाए, मैं नहीं कहूँगा कि इसको कहाँ जाना चाहिए। अगर वो मेकआउट कर सकते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम टू गो एनीवेयर। बट हाँ, अगर टाइमली दे गो टू एन एक्सपर्ट, दे कैन सेव टाइम, मनी, एफर्ट्स, एनर्जी एंड गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट। तो अगर आपका कोई ACL टेयर हुआ है, आप प्लीज़ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ में टाइम वेस्ट मत करिए, वो आपके लिए ख़राब है। डायरेक्टली एक डॉक्टर के पास जाइए। सो मैंने फॉर एग्जांपल देखा था ऋषभ पंत, जिनका वो कार एक्सीडेंट हुआ, उनका ACL टेयर भी शायद से हुआ है। तो उनको काफ़ी टाइम लगा रिकवर करने में, लेकिन वो रिकवर कर गए। सो कितना टाइम यूजुअली लगता है ACL रिकवरी में? ऋषभ पंत का मल्टी लिगामेंटस इंजरी हुआ था। उनके 3 से 4 लिगामेंट टेयर हुए थे, जो एग्जैक्ट डिटेल शेयर नहीं हुए हैं, पर जो हमें पता है फ्रॉम द इंटरनेट, ACL, PCL और MCL लिगामेंट टेयर हुआ था, जो एक रेयर केसेस में होता है। मोस्ट कॉमन इज ACL, फिर ACL प्लस PCL और फिर MCL। हाउएवर, मेरे पास सबसे ज़्यादा सवाल ये आता है कि ACL टेयर के बाद कैन आई रिटर्न टू अ स्पोर्ट्स? मेरा एक पेशेंट है, ही वांट्स टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। वो कहता है मैं ACL लिगामेंट सर्जरी करवाऊँ, आई वांट टू, कैन आई क्लाइम द माउंट एवरेस्ट? ही इज़ इनटू माउंटेनियरिंग। तो नो डाउट 100% रिकवरी रहती है ACL सर्जरी के बाद, बट इट टेक्स टाइम। इट इज़ नॉट कि आज हुआ और 2 दिन में यू गो, बिकॉज द माइंड लूजेज द प्रोप्रायोसेप्शन, मसल मेमोरी, तो वो डेवलप करने में टाइम लगता है। नॉर्मली बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में रिटर्न करना है, आपको सिर्फ ऑफिस जाना है, इस पे रिक्वायरमेंट और इस पे रिहैब डिपेंड करता है। बट हाँ, 3 महीने में यू कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ, 6 मंथ्स में यू कैन डू योर पार्शियल रनिंग एंड एवरीथिंग एल्स। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इट मे टेक 6 मंथ्स to 9 months, बट येस 100% पॉसिबल है। और अभी आपने देखा ऋषभ पंत भाई सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहे हैं, तो इट गिव्स मोर बिलीव टू ऑल दीज पीपल कि हाँ, इट इज़ 100% रिकवरी एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरीज। ओके, सो एटलीस्ट 9 months काफ़ी लंबा है वैसे, बट 9 months में रिकवर आप हो जाएंगे।
for professional sports, but people do recover in 3 to 4 months for a normal life. Normal life 3 से 4 महीने में बिल्कुल recover कर जाते हैं. Running on a treadmill is bad for your knees. Myth or fact? So treadmill अगर shock absorber अच्छा नहीं है, can derange or degenerate the knees. अगर आप रेगुलर ट्रेडमिल कर रहे हैं तो आप एक पोजीशन पे कर रहे हैं, तो एक पोजीशन पे कर रहे हैं बजाय आप पार्क में अगर कर रहे हैं तो देयर इज अ फॉरवर्ड मूवमेंट. तो पार्क में लेस चांसेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस इफ समबडी इज रनिंग डेली वर्सेस अगर कोई ट्रेडमिल कर रहा है. तो मुझे पर्सनली लगता है, आई कांट कोट द स्टडी और अनस्टडी, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि ट्रेडमिल करने से नी पेन एग्रीवेट होता है. तो हम लोग ने पहले भी बात किया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर आपको वेट लूज करना है लेकिन रन नहीं करना है तो काफ़ी एक अच्छा मेथड है कि आप साइकिल करो या स्विमिंग करो. दिस इज अ ग्रेट वे टू लूज वेट. अगर रनिंग करेंगे तो बार बार माइक्रो ट्रॉमा होगा, है ना. और फिर अगर उसका अल्टरनेट करना है तो साइकिलिंग वेट तो ऑफलोड कर लेगा, बट देन स्टैमिना और रेंज ऑफ मोशन इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर द जॉइंट्स एंड वेट लूजिंग दैन रनिंग. जी ओके, दैट्स वेरी रिकमेंडेड, साइकिलिंग और स्विमिंग. जी जी. अनफॉर्चुनेटली लेकिन बहुत कम लोग साइकिलिंग, हमारे इंडिया में एटलीस्ट उतना कल्चर नहीं है. मैं जब वहाँ बाहर रहता था यूएस में, यूके में भी, लोग कैजुअली साइकिल करते थे काम पे, ऐसी पार्क में चला रहे हैं. इंडिया में बहुत कम है, ऑलमोस्ट कि खाली वो लोअर इनकम लोग के लिए, इट्स नॉट फॉर एवरीवन. वेयरएज बाहर में सब लोग कर रहे हैं साइकिल. तो वो आई थिंक एक चीज़ इंडिया में इनकलकेट करना चाहिए. लीड द चेंज. वेस्ट में तो सोशल मीडिया पे हमने ये देखा है कि उनके प्राइम मिनिस्टर भी साइकिल में जा रहे होते हैं. एक सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट आया था. बट देन यहाँ पे मेरा एक पेशेंट आया जो पिछले 6 साल से दिल्ली से गुड़गांव साइकिल पे जाता है और साइकिल पे ही वापस आता है सिंस लास्ट 6 ईयर्स. तो फिर मैंने उसकी स्टोरी अपने सोशल मीडिया पे डाली. मैंने लिखा पुरुष या महापुरुष. 90% लोगों ने उसे महापुरुष कहा. बट देन साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज मस्ट इन इंडिया 100%. सो एक एडवाइस है कि जैसे डॉक्टर्स के लिए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है या फिर ट्रैवल अलाउंस है या किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ट्रैवल अलाउंस है. आई मीन अगर ये हैबिट, ऐसे तो हम किसी को नहीं फोर्स कर सकते, बट अगर जैसे ट्रैवल अलाउंस मिलता है, हाउसिंग अलाउंस मिलता है, HRA मिलता है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अगर हम एक साइकिलिंग अलाउंस दें, दैट दे विल गेट अलाउंस ट्रैवल अलाउंस के अलावा फॉर साइकिलिंग 2000 रुपये का महीने का. तो मुझे तो लगता है जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर वो इलेक्शन विन करने में हेल्प कर सकते हैं उनका, बट टैक्स फ्री करने से, अगर उनको एक साइकिलिंग अलाउंस दे तो इंडिया विल हैव ओवरनाइट साइकिलिंग पॉपुलेशन. ठीक है. तो बोल रहे हो आप क्या 2000 रुपया पर मंथ उनको दे रहे हो साइकिल खरीदने और वो सब के लिए? आई मीन इट्स जस्ट एन ओपिनियन, है ना. सी 2000 पर मंथ या व्हाट्सएवर इज राइट, द पॉलिसी मेकर्स लाइक यू एंड थिंक टैंक्स कैन थिंक अपॉन इट. अगर एक साइकिलिंग अलाउंस दे, क्योंकि ट्रैवल अलाउंस तो गवर्नमेंट दे ही रही है ना, न्यूज़पेपर अलाउंस तो दे ही रही है ना, टेलीफोन अलाउंस तो दे ही रही है ना. अब वो ट्रैवल अलाउंस में अगर उनको ये कहा जाए कि you can use it as a cycling allowance. They buy a cycle and use a cycle, and for that they get an initiative or incentive, right? So it will be something, can be something very good. That's a great point. Government I think can take this as one is कि cycling lanes. हमारे इंडिया में cycling lanes नहीं. आप साइकिल चला रहे हो, आपको डर लगता है कोई गाड़ी आके मार दिया आपको, तो one is cycling lanes. Second जो आप बोले कि cycling allowance, कंपनी अपने एम्प्लॉय को बोल रहा है कि ये 20,000 रुपया पर साल या 25,000 रुपया पर साल या जितना भी अमाउंट हर साल आपको दे रहे हैं अगर आप साइकिल खरीद रहे हो और यूज़ कर रहे हो. इट्स अ वेरी अमेजिंग इनिशिएटिव एंड आई थिंक नॉट ओनली गवर्नमेंट, ये कंपनीज भी ले सकते हैं. हाँ, कैन बी अ रेवोल्यूशन इफ इन्फ्लुएंसर्स लाइक यू एंड अस स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट इट. एंड या अब तो ई साइकिल्स भी आ गई हैं, तो पेडल नहीं करना पड़ता है. तो देयर आर सोलर्स एंड ई साइकिल्स. वेट लॉस भी नहीं होगा फिर. बट क्या पता वेट गेन ही ना हो फिर अगर यूज़ करना स्टार्ट करें. हाँ. ओके, तो जितने भी ऑफिस गोवर्स हैं जो कंप्लेन करते हैं कि उनके पास टाइम नहीं एक्सरसाइज करने का, तो ऑफिस में बैठे बैठे ये छोटी सी अगर एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी नीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी और उनके ACL और नी रिप्लेसमेंट की जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएंगे. सो ऑफिस में बैठे बैठे, टेबल चेयर तो सबके पास होगा, अपना एक पैर को हवा में रखना है. मैं कॉपी करूंगा आपको जो भी बोल रहा है. हाँ प्लीज़ प्लीज़, आप ही को फॉलो करेंगे. डॉक्टर्स की तो वैसे भी कोई सुनता नहीं है. तो नीज़ को ऐसे करना है और इसको होल्ड करना है. ये आप टेबल पे बैठ के करें, काउंट टिल 20.
अब आप देखेंगे इससे आपका प्रेशर आ रहा है आपकी क्वाड्रिसेप मसल्स पे, इसके बाद आपको नीचे रख देना है एंड सेम यू डू फॉर दिस अपोजिट लेग। ये 10-10 के अगर आप सेट करेंगे तो आपकी जो क्वाड्रिसेप मसल्स है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बिकॉज जो नी का जितना भी वेट है ये ऑफलोड कर देती है। तो आपने सुना होगा मार्केट में कोई ऑफलोडिंग ब्रेसेस आती हैं। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में घुटने आपस में टकराते हैं और वो घुटने ख़त्म हैं या कार्टिलेज डैमेज है, अब वो आपस में टकराएंगे तो दर्द होगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग क्वाड्रिसेप मसल्स होंगी वो उनको ऑफलोड करेगी, तो पेन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस का चांसेस 20 से 25% डिले हो जाएगा लाइफ में डेवलप होना। तो एवरीडे एक एक्सरसाइज ये करिए। अगर आपके कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए? रोज ऑफिस जाते ही अपना दिन इससे स्टार्ट करें, क्या दिक्कत है? और लाइक सपोज दिन आप बोले 20 काउंट्स और 10 10 बार करना है 20 काउंट्स, और वो 10 बार कर लिए दिन में एक बार तो चलेगा? चलेगा तो मतलब देयर इज नो एंड टू हेल्थ, बट देन वुड बी बेटर ओके फॉर समबडी जो बिल्कुल नहीं कर रहा है। इससे कम से कम नीस के तो इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। दूसरा, जो लोग ऑफिस नहीं जाते हैं, घर में कोई भी तकिया होगा, जैसे यू हैव अ तकिया, ठीक है, इसको अपने हैमस्ट्रिंग के नीचे डालिए। ओके हाँ, और पैर सीधा करके इसको दबाइए, इसको दबाइए। जितने भी घर में पेरेंट्स हैं इसको दबाइए। अब आपको कहाँ पे स्ट्रेच फील हो रहा है? आपको अपनी क्वाड्रिसेप पे स्ट्रेच हो रहा है फील? हाँ। तो ऐसे करके फिर 20 गिनना है। ये आपका पैर ये सपोर्टेड होगा बेड पे, जो ये उन लोगों के लिए जो बेड पे बैठ के कर रहे हैं। घर पे जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, अगर वो ये करेंगे तो इससे भी आपकी क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग होगी। बेड पे लेटे लेटे हो जाएगी ये। तो इसको भी वही 20 गिनना और 10 बार ये करना और 10 बार उस वाले पैर में करना। ओके और ठीक है। हाँ। और थर्ड जो है, अगर आप करना चाहें तो आप खड़े होके घर में कोई भी स्टेयरकेस हो तो स्टेयरकेस के कोने पे पैर ऊपर नीचे। तो क्वाड्रिसेप जब ऊपर से ऑफलोड कर रही होती है हमारे नी पेन को, तो हमारी काफ मसल्स नीचे से नी पेन को लोड करेगी, इससे काफ मसल बहुत स्ट्रांग होंगी। तो अगर टू बिगिन विद बहुत 3 सिंपल सी चीज़ें हैं, ये एक्सरसाइजेज हैं, तो दिस विल रियली हेल्प इन कंपैरिजन टू जो कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो विल बी वेरी इफेक्टिव। ये थर्ड वाला वापस कर सकते हैं एक बार? सो आपको घर में कोई भी स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस पे ऐसे कोने पे खड़ा होना है, जैसे काफ मसल पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यस एग्जैक्टली, बट एक एक पैर के साथ अगर करेंगे 10 टाइम्स ऊपर 10 टाइम नीचे। हाँ, तो किसी चीज़ को पकड़ लेना है इसमें, होल्ड समथिंग। कहीं ऐसा ना हो कि घुटने सही करने के चक्कर में आप दोबारा गिर जाए तो तब मुझे ब्लेम मत करना। ऐसे करेंगे तो यस, नीज बहुत हेल्दी होंगे इनसे। सो दीज आर 3 एक्सरसाइजेस व्हिच यू कैन डू ताकि आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस से पेन कम हो। बिल्कुल, और ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप भी ना हो, ओके नी स्ट्रांग हो। तो ये सिर्फ उन लोग के लिए नहीं है, बैठ जाते हैं। हाँ जी। सो ये 3 एक्सरसाइजेस सिर्फ उन लोग के लिए नहीं है जो लोग का ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑलरेडी है, ये उन लोग के लिए भी है जो लोग के ऑस्टियोआर्थराइटिस है भी नहीं, और बस उन्हें स्ट्रेंथन करना है ताकि उन्हें कभी भी लाइफ में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो भी ना। जी बिल्कुल सही। दिस इज ऑल्सो प्रिवेंटिव। जी, वेरी प्रिवेंटिव। डॉक्टर, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज फॉर मोस्ट इंडियंस है वॉकिंग। तो इज वॉकिंग गुड फॉर नीज और बैड फॉर नीज? देयर आर 2 कॉन्ट्राइंडिकेशंस इन द क्वेश्चन। हम इंडियंस सोचते हैं वॉकिंग इज एक्सरसाइज, बट देन जैसे अगर मेरी मदर है, मैं कहूँगा कि एक्सरसाइज कर लो तो कहेंगे हम वॉक पे जा रहे हैं। बट वॉकिंग इज़ लीजर वॉक, इट्स गुड फॉर मेंटल हेल्थ, इट्स गुड फॉर हार्ट, इट ऑल्सो नरिशेज द नी जॉइंट, बिकॉज चलती का नाम गाड़ी है ना, और जितना चलेंगे और नीज का काम है चलना, तो ब्लड सप्लाई नरिश होंगे। बट देन वॉकिंग को एक्सरसाइज के साथ कंफ्यूज ना करें। जब तक उनकी स्ट्रेंथनिंग नहीं होगी तो वो वॉकिंग हेल्प नहीं करेगी। और वॉक भी अगर करना है तो शुड बी वॉक्ड इन अ पार्क रादर देन ऑन द कंक्रीट। तो इसलिए आप अब देख रहोगे पार्क्स में सिंथेटिक ट्रैक्स आ गई हैं जो ऑब्जर्व करती हैं। तो येस, वॉकिंग इज़ नो डाउट हेल्पफुल, बट देन शुड बी हैविंग स्ट्रेंथनिंग साथ में और बी डन इन द पार्क।
सो वॉक करना अच्छा है, लेकिन पार्क में करिए, घर पे नहीं। और वॉकिंग को एक्सरसाइज मत सोचिए। बिल्कुल एक्सरसाइज के लिए आपको और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सब करना पड़ेगा। बिल्कुल। आप बोले वॉक करो पार्क में, मैं मुंबई में रहता हूँ, यहाँ पार्क ही नहीं है। लिटरली मैं वॉक करने के लिए मॉल जाता हूँ कि मॉल के चक्कर काट रहा हूँ कि यहाँ पार्क ही नहीं है कहीं, मतलब तो वो एक दूसरा चैलेंज है। वो गवर्नमेंट को वो भी सोचना चाहिए। जी। हाँ। बट देन एक स्पेशल फॉर्म ऑफ वॉकिंग भी होती है, बैकवर्ड वॉकिंग। तो बैकवर्ड वॉकिंग ऑल्सो हैज़, बिकॉज जब हम फ्रंट वॉक कर रहे होते हैं तो आगे जो हमारे एंटीरियर बॉडी की मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स वगैरह, वो ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो अगर बैकवर्ड वॉकिंग करेंगे तो जो हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, काफ मसल्स ये स्ट्रेंथन होती हैं। तो ये बैकवर्ड वॉकिंग शो करती है कि नी पेन और नी स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करती है। तो बैकवर्ड वॉकिंग इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। जब मैं लोग को बैकवर्ड वॉकिंग करता मुझे लगता था कि ये कोई अंधविश्वास वाला चीज़ होगा, बट आई डिडंट नो इट्स साइंटिफिक। हाँ, इट इज़ साइंटिफिक ऑल्सो। Okay. So one last question, doctor. India, as we said, is the knee pain capital of the world. So government क्या कर सकता है हमें knee pain capital of the world से हटाने और health capital बनाने? गवर्नमेंट शुड फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज इंडियंस बहुत स्मार्ट हैं मेरा मानना है, और इंडियंस आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स बहुत हेल्थ अवेयर हो गए हैं। सो गवर्नमेंट अगर सिर्फ अवेयरनेस भी प्लान करेगी या अवेयरनेस को प्रमोट करेगी तो इंडियंस आर सो स्मार्ट दैट दे विल फाइंड आउट देयर वे। द सेकेंड थिंग दैट गवर्नमेंट कैन डू इज टू अवॉइड क्वैकरी इन मेडिसिन। Okay. Right. So I think somewhere that also is causing a severe degeneration और severe deformity जो early level पे पकड़ी जा सकती थी, है ना। सो क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स को प्रमोट करना और हेल्थ अवेयरनेस को बताना, एंड स्कूल लेवल में भी अगर पीटी पीरियड होता है तो उसमें इफ़ दे जस्ट फोकस ऑन द नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस स्कूल पीटी पीरियड में ही, तो नीचे से ही हमारे बच्चों के जो हैं स्ट्रॉन्गर नीज आते रहेंगे। तो एट स्कूल लेवल ओनली इफ दे स्टार्ट टेलिंग देम अबाउट द नी एक्सरसाइजेस, इम्पॉर्टेंस ऑफ नीज, जैसे फिर इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग आईटी सेक्टर में फोर्स बना, साइंटिस्ट में बना, डॉक्टर्स में बना, हेल्थ में भी बनेगा अगर स्कूल लेवल पे ही। इंडिया इज़ ऑलरेडी डूइंग इट, विटामिन डी फोर्टिफिकेशन वगैरह और करे और नी स्ट्रेंथनिंग के बारे में बताए तो इट विल बी इवन बेटर। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इट वाज वेरी वेरी इंसाइटफुल। आई एम श्योर सब लोग ने बहुत कुछ आज सीखा है नी के बारे में। हम लोग यूजुअली नी के बारे में उतना सोचते नहीं है डे टू डे लाइफ में, चेहरे के बारे में सोचते हैं, बाल के बारे में सोचते हैं, नी के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन आज बहुत कुछ सीखे हैं हम। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और आपके प्लेटफॉर्म से बिकॉज लाखों लोग, करोड़ों लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं। मैंने भी वो शुगर वाला आपका देखा था, और डॉक्टर होने के बावजूद भी वी वर कंज्यूमिंग सो मच शुगर एवरी डे नाउ एंड देन, बट देन सिंस वी सॉ योर रील्स, हमें पता है उसके बैड इफेक्ट्स क्या है, बट फिर भी इट इज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट। लोग इतने अवेयर हो गए हैं, दे आर अवॉइडिंग शुगर and fake foods. So thanks to you also, and thanks for taking this initiative. Thank you so much. थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट टू मी। Thank you. याद रखिएगा, लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन दो अलग चीज होते हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग का लाइफ स्पैन 80-90 ईयर्स है, लेकिन उनका हेल्थ स्पैन सिर्फ 50-60 ईयर्स है, क्योंकि उनका नीज 50-60 के एज के बाद खराब हो जाता है। अपने नी के हेल्थ के लिए आप न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, विटामिन डी लीजिए, वेट कंट्रोल में रखिए, और याद रखिएगा अगर आपके नी में पेन हो रहा है तो कोई ऑल्टरनेटिव थेरेपी या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन मत करिए, सीधा डॉक्टर के पास जाइए।